ये कहानी पाकीज़ा आंचल हिंदी कहानी और कहानी विद माही के ओनर की अनुमति से अपलोड की जा रही है। तो प्लीज़ इस कहानी को कॉपी करने की कोशिश ना करें, वरना ऑनर की तरफ से स्ट्राइक दिया जाएगा। क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलो। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत सुना है। वो उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। हाथ में सिगरेट थी और उसका धुआं कमरे की हवाओं में छोड़ता हुआ वो गुस्से से उसे खाने वाली नजरों से देख रहा था। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ रहे थे, वो मासूम लड़की अपने कदम पीछे करती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी पीठ दीवार से जा लगी। वो बिल्कुल उसके करीब आ चुका था। दोनों के बीच फासला बस कुछ ही इंच का रह गया था। तभी उसने धुएं का गोला उसके चेहरे पर छोड़ते हुए कहा, क्या कहा था तुमने? ये पूरे कैंपस में कैसी बातें गूंज रही हैं? बोलो, जल्दी करो, मेरा टाइम इतना फालतू नहीं है कि तुम्हारी ये नौटंकी देखता रहूं। हड़बड़ाते हुए आरती ने मुश्किल से अपनी नजरें उठाकर राघव को देखा था, जिसकी आंखों में सिवाय सख्ती और गुस्से के कुछ भी नहीं था। वो कहने लगी, देखिए, अपनी मोहब्बत का इजहार करने का हक हर किसी को होता है। मैंने भी अपनी दोस्त को बता दिया कि मुझे आप पसंद है, आप मुझे अच्छे लगते हैं। इसमें गलत क्या है? आरती को लगा था कि शायद ये बातें सुनकर राघव का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल राघव ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा था, तुम शायद जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। मेरा प्यार मोहब्बत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मुझे औरत से ही नफरत है, समझी? आइंदा अगर किसी ने तेरे नाम के साथ मेरा नाम लिया ना, तो माँ कसम उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। और अगर दोबारा तुमने अपनी जुबान पर मेरा नाम लिया तो ऐसा हश्र करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहोगी। जिस अंदाज में वो ये सब कह रहा था, आरती के तो होश ही उड़ गए थे। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब राघव वहां से जा चुका था, उसने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो इस यूनिवर्सिटी की सबसे होनहार स्टूडेंट में से एक थी, हमेशा टॉप किया करती थी और उसे मोहब्बत हुई भी थी तो किससे? एक गुंडे से जो पूरी यूनिवर्सिटी में आतंक मचाए फिरता था, जिसे यहाँ के प्रिंसिपल की इज्जत नहीं की थी। मगर ये मोहब्बत एकदम से नहीं हुई थी। एक वक्त था जब आरती भी राघव से नफरत किया करती थी। वो एक अमीर खानदान की लड़की थी। यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। जैसे ही उसने यूनिवर्सिटी में कदम रखा, उसने अपने डिपार्टमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। समझ नहीं आ रहा था कि किससे रुककर पूछे कि उसका डिपार्टमेंट कहाँ है। तभी चलते चलते वो एक तरफ आई जहाँ 4-5 लड़के खड़े होकर आराम से हंस हंस कर बातें कर रहे थे वो भी तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, मगर हुलिये से गुंडे ही लग रहे थे। माथे पर पट्टियां बांधी हुई थी, हाथों में कई तरह के ब्रेसलेट पहने हुए थे, शर्ट के बटन खुले हुए थे और अजीब बेढंगे लग रहे थे। उन सब में एक लड़का था जो इस हुलिये में भी बेहद खूबसूरत और हैंडसम लग रहा था। वो जल्दी से उनके करीब गई और कहने लगी, एक्सक्यूज मी। उसके इस तरह बुलाने पर राघव ने उसकी ओर देखा तो वो उसकी तरफ देखकर कहने लगी, मेडिकल का कैंपस किस तरफ है? वो फौरन चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। कहने लगा, ओह अच्छा, आपको उस कैंपस में जाना है, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप इस यूनिवर्सिटी में नई है ना? वो तुरंत सिर हिलाने लगी तो उसने मुस्कुराकर आसपास खड़े लड़कों को देखा और फिर उसे लेकर एक तरफ चलने लगा। वो उसे अलग अलग रास्तों और गलियारों से आगे ले जा रहा था। जब एक दरवाजे के पास जाकर वो रुक गया और बोला, इस दरवाजे के अंदर जाइए, आपको सामने ही मेडिकल का कैंपस दिख जाएगा। ये कहकर वो मुड़ गया। जैसे ही आरती ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, उसकी चीख निकल गई। अगर वो एक कदम और आगे बढ़ती तो यकीनन किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाती, क्योंकि वहां काम चालू था, बेसमेंट बनाए जा रहे थे। पीछे से राघव की जोरदार हंसी सुनाई दी थी। कहने लगा, जाओ जाओ, रुक क्यों गई, आगे जाओ। यहाँ से तुम मेडिकल कैंपस पहुंचो न पहुंचो, हॉस्पिटल जरूर पहुंच जाती। वो हंसता हुआ अपनी उंगली पर चाबी घुमाता हुआ वहां से आगे बढ़ गया था। आरती तो गुस्से और डर से कांपने लगी थी। उसे ये लड़का बहुत खतरनाक लगा था। अगर उसकी जान चली जाती तो इस लड़के को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे तैसे वो अपने डिपार्टमेंट पहुंच गई थी, जहां पर हर कोई उस लड़के से परेशान था। जिससे भी पूछो वही राघव की बुराई करता था। सबका कहना था कि ये तो राघव दादा है, इस यूनिवर्सिटी का दादा बनकर घूमता है। कोई भी उससे उलझता नहीं है, हर किसी को बस उसे परेशान ही करना होता है। आरती ने तो सोच लिया था कि
अब कभी भी वो उस राघव से दोबारा नहीं मिलेगी। अगर वो सामने आ भी गया तो उसे अच्छे से जलील करके रख देगी। कुछ दिनों बाद जब आरती दोबारा यूनिवर्सिटी आई तो वो एक टैक्सी में आई थी। यूनिवर्सिटी के बाहर ही राघव भी अपनी बाइक से उतर रहा था। जैसे ही वो टैक्सी से उतरी तो उसका फ्रॉक टैक्सी की खिड़की में फंस गया था। टैक्सी वाले ने टैक्सी चला दी थी। आरती को तब पता चला जब उसका फ्रॉक खींचने लगा। घबरा कर उसने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाने लगी कि भैया गाड़ी रोको, मगर तब तक उसका फ्रॉक फटना शुरू हो चुका था। ड्राइवर ने भी उस वक्त गाने बजा रखे थे, उसे तो कोई होश ही नहीं था। पूरी स्पीड में वो टैक्सी को आगे बढ़ा रहा था और जैसे ही राघव ने ये मंजर देखा तो फौरन आगे बढ़कर आरती को बचाने के बजाय जमीन से पत्थर उठाकर जोर से उस टैक्सी वाले के शीशे पर दे मारा, जो गाने की धुन के साथ गर्दन और कंधे उचकाकर नाच भी रहा था। शीशा टूटते ही वो जैसे होश में वापस लौट आया था। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर शोर मचाने लगा कि ये क्या बदतमीजी है, तुमने मेरी गाड़ी का शीशा क्यों तोड़ दिया। मगर राघव उसे गिरबान से पकड़कर एक मुक्का मार चुका था। कहने लगा कि अबे अंधा है क्या, आइंदा अगर पैसेंजर को बैठा कर गाने बजा कर गाड़ी चलाई तो तेरा सिर तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा। देख इस लड़की के कपड़े फट गए। कुछ देर बाद इसकी इज्जत सबके सामने तार तार हो जाती। ये देखकर वो ड्राइवर भी थोड़ा डर गया था। कहने लगा मैडम जी माफ कर दीजिए, मगर दो थप्पड़ राघव उसे लगा ही चुका था। आंखें बंद कर एक नजर उसने आरती को देखा। हर कोई उसे ही देख रहा था और ऐसी हालत में तो वो बिल्कुल भी क्लास अटेंड नहीं कर सकती थी। वो आगे बढ़कर उसके पास आया और कहने लगा कि आओ बैठो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। आरती को बेख्तियार कल वाला वाकया याद आ गया। कहने लगी क्यों बैठ जाऊं, कल तो मुझे कितने बड़े गड्ढे में गिराने वाले थे और आज बैठ जाऊं, पता चला किसी ट्रक में ही घुसा दिया मुझे। वो मासूमियत से बोली तो वो उसे घूर कर ही रह गया था। कहने लगा कि मुझे मेरी बाइक अपनी जान से भी बढ़कर प्यारी है, समझ में आया, इसलिए बेफिक्र होकर हाँ अगर बीच सड़क पर मोड़ बना तो तुम्हें जरूर धक्का दे दूंगा। ये बोलकर वो फौरन अपनी बाइक स्टार्ट कर चुका था। वो जैसे लफंगे के साथ जाना तो नहीं चाहती थी, मगर जिस तरह से उसने उसे बचाया था अब उसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो उसके साथ बाइक पर बैठ गई थी, मगर अपने और उसके बीच थोड़ा फासला रखा था। जल्दी ही राघव ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। वो जिस तरह सीधी सादी थी, आम सी हुलिये, लंबे घने बालों को पोनी में बांधा हुआ, दुपट्टा कंधे पर लटका हुआ, वो एक आम सी मिडिल क्लास घर की लड़की लग रही थी। रास्ते में जब राघव ने उससे उसके घर के बारे में पूछा तो जिस इलाके का उसने नाम बताया उसे सुनकर राघव एक पल को चौंक गया। कहने लगा कि तुम वहां क्या करने जाओगी, वो तो अमीरों का इलाका है। वो फौरन घबरा कर कहने लगी कि हाँ तो मेरा घर भी वहीं पर है। कुछ देर बाद ही राघव एक आलीशान घर के बाहर रुक चुका था। उसका घर पूरे इलाके में सबसे ज्यादा खूबसूरत था। कहने लगा सच बताओ लड़की, ये तुम्हारा ही घर है ना, या फिर तुम यहाँ पर कोई नौकरानी हो, क्योंकि तुम्हारा हुलिया देखकर तो नहीं लगता कि तुम यहाँ की मालकिन हो। इतना बड़ा घर है फिर भी टैक्सी में धक्के खा रही हो। राघव के इतने सवाल सुनकर उसने माथे पर बल डाल लिए। आरती कहने लगी कि आपको इससे क्या मतलब, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, मेरी इज्जत बचाकर मुझे घर तक छोड़ दिया। रही बात इस घर की तो ये मेरा ही घर है और मुझे अमीर लड़कियों की तरह छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमने और अपना वजूद दूसरों पर जाहिर करने का कोई शौक नहीं है। मुझे शुरू से ही यही कपड़े पसंद है। रही बात गाड़ी की, तो रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी टैक्सी से आ गई थी, मगर क्या पता था कि आज का पूरा दिन ही खराब होने वाला है। राघव ने तो आज से पहले ऐसा घर सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। कुछ देर बाद वो फौरन चेंज करके यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी। तभी 3-4 आवारा लड़के करीब से गुजरे तो वो हंसकर कहने लगे कसम से इसकी दूधिया कमर पर तो मेरी नज़र ही टिक गई है, कितनी हसीन है ये। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतनी हॉट भी हो सकती है। अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए ना तो कसम से मज़ा ही आ जाए। ये शब्द सुनते ही आरती ने पलटकर पीछे देखा। उन्हें लगा था कि शायद वो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाएगी या दो बातें सुनाकर चली जाएगी, मगर अगले ही पल उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ हैंडबैग पूरे जोर से उस लड़के के मुंह पर दे मारा। दूर खड़ा राघव भी ये सब देख रहा था। पूरी ताकत से उसके चेहरे पर बैग मारने के बाद जैसे ही आरती ने अपना चेहरा दूसरी ओर किया, उसने अपने बैग से उसके दूसरे गाल पर भी वार कर दिया।
एक दांत टूटकर उस लड़के के मुंह से गिर गया और खून की धार निकल आई। वो कहने लगी, क्या समझ रखा है तुम लोगों ने, यूनिवर्सिटी है यह बेहयाई का अड्डा, जिसे देखो लड़कियों पर कमेंट पास कर रहा है। तुम जैसे लड़कों की वजह से ही लड़कियों को पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को किस बात का डर है। ऐसे जाहिल और आवारा लड़कों को यहाँ क्यों रखा गया है? इन्हें धक्के मारकर बाहर क्यों नहीं निकाला जाता, जो पढ़ाई की बजाय बस लड़कियों को ताड़ने आते हैं। अगर दोबारा किसी लड़की पर, मुझे छोड़ो किसी पर भी बुरी नज़र डालने की कोशिश की तो मैं ऐसा हाल करूंगी कि सोच भी नहीं सकते। आरती की इतनी हिम्मत देखकर बाकी लड़कियां भी हिम्मत करके आगे बढ़ीं। कुछ ही दिनों में उसने यूनिवर्सिटी का नक्शा ही बदल दिया था। यहाँ तक कि राघव जो आते जाते लड़कियों को छेड़ता, कुछ लड़कों से पैसे लेकर अपने असाइनमेंट और नोट्स बनवाता, और जहाँ कोई झगड़ा होता वहाँ जाकर आग में घी डालता। आरती के इस कदम से वो काफ़ी प्रभावित हुआ था। उसे ऐसी ही बहादुर लड़कियां पसंद थीं। पहली बार उसके दिल में किसी लड़की के होने का एहसास हुआ था। उसे आरती से मोहब्बत महसूस होने लगी थी, लेकिन उसने तुरंत अपने ख्यालों को झटक दिया। कहाँ वो एक अमीर खानदान की लड़की और कहाँ ये एक आम से मोहल्ले में छोटे से कब्र जैसे घर में रहने वाला लड़का। उसने झट से सिर हिलाकर खुद से कहा, नहीं, मुझे इससे आगे कुछ नहीं सोचना चाहिए। उस दिन जब आरती कैंटीन में अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी तो वही लड़के फिर से आए। आखिर इतनी आसानी से वो आरती को कैसे जाने देते? अपने गाल पर पड़े थप्पड़ का बदला तो उन्हें लेना ही था। उसने एक हाथ में एक नुकीला पेन उठा लिया और इरादा यही था कि वो ये पेन आरती की आंखों में मारकर उसे अंधा कर देगा। देखता हूँ कैसे बचती है मेरे हाथों से, ये कहते हुए वो अंदर आया। जैसे ही आरती की तरफ बढ़ा तभी वहाँ राघव भी आ गया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। राघव ने कहा, इससे क्या करने वाला था? करण खुद को छुड़वाने लगा। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई थी। करण बोला, तेरी क्या लगती है ये जो बीच में आ रहा है? राघव, आज तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने राघव को जोर सा धक्का दिया और अपनी जेब से एक खास किस्म का गैजेट निकाला, जो दिखने में तो पेंसिल जैसा ही था, मगर उसमें एक नुकीला हथियार छुपा हुआ था। जैसे ही उसने वो हथियार आरती को मारने के लिए उठाया, राघव ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वो हथियार राघव के हाथ में गड़ चुका था। खून की बूंदें निकलकर आरती के दुपट्टे पर गिर गईं। आरती के हलक में एक चीख निकल पड़ी। काफी सारे स्टूडेंट उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन करण के हाथ में वो हथियार देखकर सभी अपनी जान बचाने लगे। राघव ने अपने जख्मी हाथ से उसके चेहरे पर कई घूंसे मारे। वहां टीचर भी आ गए थे। करण की उस हरकत के लिए उसे तुरंत पुलिस को सौंप दिया गया और यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया। आज तक हर कोई राघव को बुरा भला ही कहता था, मगर आज राघव ने जिस तरह आरती की मदद की थी, आरती के दिल में उसके लिए जितनी भी कड़वाहट थी वो सब मिट चुकी थी। राघव अपना हाथ झटक रहा था, जिससे लगातार खून बह रहा था। आरती आगे बढ़कर कहने लगी, ये क्या किया आपने? इतना खून बह रहा है आपका? मगर राघव ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। वैसे भी मैं ऐसे जख्मों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। बचपन से ही ठोकरें खाता आया हूँ। उसे दर्द तो हो रहा था, मगर वो जितना हो सके आरती को खुद से दूर रखना चाह रहा था। मगर आरती ने उसका हाथ पकड़कर उस पर फूंक मारनी शुरू कर दी। जैसे ही पहली बार उसने किसी लड़की के छुअन को महसूस किया, राघव के पूरे वजूद में एक करंट सा दौड़ गया। एक अजीब सी खुशी उसके वजूद में उतरने लगी। वो कटे हुए पतंग की तरह उसके साथ यूनिवर्सिटी के पीछे की ओर चल पड़ा, जहाँ एक नल लगा था। वहां जाकर वो देखने लगी कि कैसे उसके जख्म को साफ किया जाए। फिर अपने दुपट्टे से एक कोने को गीला करके उसने उसका जख्म साफ करना शुरू कर दिया। राघव चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था। फिर एक जख्मी सी मुस्कान के साथ कहने लगा कि पागल हो गई हो क्या? मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी, छोड़ो, मुझे ठीक हो जाएगा। मगर वो अपने दुपट्टे का एक कोना फाड़कर उसके हाथ पर बांध चुकी थी। कहने लगी, ये दूसरी बार है जब आपने मेरी मदद की है, मुझे बचाया है। मैंने तो आज तक राघव का सिर्फ एक ही चेहरा देखा था, मगर मैं नहीं जानती थी कि राघव अपने अंदर इतना अच्छा दिल भी रखता है। क्या मुझसे दोस्ती करेंगे आप?
आरती प्यार से उसका हाथ पकड़कर बोली थी, लेकिन वो जानता था कि अगर उससे दोस्ती कर ली तो मोहब्बत भी हो जाएगी, फिर आगे की मंजिलें आसान नहीं होंगी। वो तुरंत पीछे हटते हुए कहने लगा कि पागल मत बनो, मैं तुम्हें क्या उन लड़कों जैसा लगता हूँ जो लड़कियों से दोस्ती करते हैं? मुझे कोई शौक नहीं तुमसे दोस्ती करने का, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ जितना तुम्हें लग रहा है। समझ में आई? ये कहकर वो अपना हाथ झटकता हुआ वहां से जा चुका था। मगर जो भी था, आरती को राघव से मोहब्बत तो हो ही चुकी थी और वो किसी तरह राघव को सुधारना चाहती थी। वो किसी न किसी से राघव के बारे में जानकारी लेती ही रहती थी। उसकी सहेली रिक्शा एक दिन कैंटीन में बैठी उससे कहने लगी, तुम एक लोफर लफंगे में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? इतने अमीर परिवार की बेटी हो, तुम्हारे लिए तो अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन का रिश्ता आ जाएगा, तुम्हें भला किस चीज की कमी है? ये तो आवारा सा लड़का है। मैंने तो ये भी सुना है कि इसके तो माँ बाप भी नहीं है। राघव को यतीम खाने से लाकर पाला गया था और फिर जब ये 10 साल का हुआ तो उसके माँ बाप के यहाँ उनकी सगी औलाद हो गई, जिसके बाद वो सारा प्यार और मोहब्बत राघव से छीन लिया गया और अपनी सगी औलाद को ही वो सारा प्यार और मान देने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन मतलबी लोगों ने राघव को घर से ही निकाल दिया और उसके बाद ये सब ऐसा ही हो गया है। पढ़ाई में बस इतने ही नंबर लाता है जिससे पास हो जाए, इसके अलावा बस पूरा दिन इसकी आवारागर्दी में ही निकल जाती है। तुम जैसी इतनी टॉप क्लास लड़की हो, ऐसे लोफर लफंगे में क्यों दिलचस्पी ले रही हो? आरती ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी कि इतना सब कुछ हुआ है राघव के साथ, तभी मैं कहूँ कि इतनी अच्छी सूरत वाला लड़का इस कदर बिगड़ कैसे सकता है। लेकिन अब मैं उसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हूँ ना, देखना मैं कैसे उसे हर मुश्किल हर परेशानी से निकाल लूँगी और उसे एक अच्छा इंसान बना दूँगी। रिक्शा तो अपना सिर पकड़कर बैठ गई थी। कहने लगी कि तुम जिस रास्ते पर चल पड़ी हो वहाँ पर सिवाय तकलीफ और पछतावे के और कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे माँ बाप तो बिल्कुल भी इस लड़के के लिए नहीं मानेंगे। मगर धीरे धीरे आरती ने राघव को भी बदलना शुरू कर दिया था। जब भी अपने आवारा दोस्तों के साथ बाहर बैठा सिगरेट के कस ले रहा होता तो वो उसे डांट कर क्लास में ले आती। कहती कि तुम मुझे आवारा भटकते हुए नजर मत आना। और राघव पहले तो उस पर गुस्सा करने लगा कि तुम क्यों मेरी माँ बनी फिरती हो, अपने काम से काम रखो। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो राघव दादा पर अपना हुक्म चला सके। मगर आरती कहने लगी, पैदा तो हो चुकी है, बस तुम्हारी जिंदगी में अब आई है और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें यूं आवारागर्दी करते हुए ना देखूं, तुम्हें मैं ऐसा बना दूंगी कि हर कोई तुम्हारी तारीफ करेगा। न चाहते हुए भी राघव उसकी बात मानने लगा। 2 महीने लगे थे और इन 2 महीनों में राघव काफी हद तक खुद को बदल चुका था। राघव मिडिल क्लास था। शाम को एक पिज्जा सर्विस में डिलीवरी बॉय बन गया था। वो पिज्जा देने जाता था और ऐसे ही अपनी पढ़ाई का खर्चा और अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी कर रहा था। एक फ्लैट था जो उसके सौतेले पिता ने ही उसे रहने के लिए दे दिया था। कभी कभी वो उसके अकाउंट में पैसे भी भेज देते थे, जैसे कि भेजकर कोई एहसान कर रहे हों। अब तो ये बात राघव के दोस्त भी महसूस करने लगे थे कि राघव अब पहले जैसा नहीं रहा। एक शाम राघव अपने दोस्तों के साथ बैठा था जब उन्होंने कहा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, क्लब का चक्कर भी नहीं लगाया, क्या ख्याल है आज जाकर थोड़ा एंजॉय किया जाए? उसके दोस्त बेहद उत्साह में सिगरेट का कस लेकर ये सब कह रहे थे। ये बात सुनकर राघव ने तुरंत मना कर दिया। उसके दोस्त कहने लगे कि तुझे क्या हुआ है? पहले तो बड़ा बढ़ चढ़कर जाता था, लड़कियों के साथ मौज मस्ती किया करता था, लेकिन अब इतना क्यों बदल गया है? लगता है हमारे राघव भाई को मोहब्बत हो गई है। मगर राघव उन्हें बोल चुका था कि नहीं, मैं मोहब्बत टाइप का लड़का नहीं हूँ, ना ही कोई लड़की मेरे दिलो दिमाग पर राज कर सकती है। वो कहने लगे कि अच्छा, हम तो तभी मानेंगे अगर तुम हमारे साथ चलोगे। मजबूरी में दोस्तों को यकीन दिलाने के लिए और कहीं न कहीं खुद को भी ये यकीन दिलाने के लिए कि वो उनके साथ क्लब आ चुका था, जहाँ पर एक लड़की उसकी बॉडी और पर्सनैलिटी को देखकर उसके करीब आ रही थी। एक लड़की नशे में चूर थी, बेहद बेहया कपड़े पहने हुए थी, जिसमें से उसके वजूद की खूबसूरती साफ नजर आ रही थी। वो उसके करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती और अपने होठ राघव के होठों के पास लाने लगती कि तभी गुस्से में राघव उसके मुंह पर थप्पड़ मार चुका था। पूरे क्लब में सन्नाटा सा छा गया था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि राघव ऐसा करेगा।
वो लड़की चिल्लाने लगी कि तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा, मगर राघव ने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। कहने लगा, शर्म आनी चाहिए तुझे। जब एक लड़का तुझसे बात नहीं कर रहा तो क्यों बार बार उसको परेशान कर रही है, क्यों उसके मुंह लग रही है, इतना ही तरस रही है तो किसी और के पास चली जा, मेरा दिमाग खराब मत कर, जाहिल औरत कहीं की। ये कहकर वो वहां से निकल गया था और हर कोई बस राघव को देखता रह गया था कि ये कैसा चमत्कार हो गया है। धीरे धीरे ये बात राघव को भी माननी पड़ी कि उसे उस लड़की से मोहब्बत हो चुकी है। उसे सिर्फ आरती का ही छूना अच्छा लगता है, इसके अलावा किसी और का छूना बर्दाश्त नहीं करेगा। अगले रोज जब वो यूनिवर्सिटी गया तो एक बार फिर आरती उसे देखकर मुस्कुराई थी और वो कटी पतंग की तरह चलता हुआ उसके पास चला गया था। कहने लगा, क्या जादू किया है तुमने जादूगरनी, मैं तो अपने होश हवास ही खो बैठा हूँ। रात अपने दोस्तों के साथ क्लब गया था, लेकिन वहां पर भी मुझे सुकून नहीं मिला। मुझे तो बस ये दिल करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी जुल्फों के साए में सुकून लूं और फिर जितने भी ख्वाब हैं वो तुम्हारे साथ पूरे करूं। वो किसी बच्चे की तरह बड़बड़ाता हुआ ये सब कुछ बोल रहा था और आरती हंसकर उसे गले लगा चुकी थी कि मेरी मोहब्बत का जादू है जो तुम पर चल चुका है, और खबरदार दोबारा जो ऐसी गंदी जगहों पर गए, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत के जज्बात परवान चढ़ने लगे थे। उस रोज अपनी गाड़ी में जाने के बजाय राघव के साथ ही वो उसकी बाइक पर जाने के लिए निकली थी। रास्ते में उसे पानीपुरी का ठेला दिखाई दिया तो वो राघव के साथ वहीं उतर चुकी थी। राघव बच्चों की तरह उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी कर रहा था। वो अक्सर शाम को राघव के साथ ही बाइक पर बैठ जाया करती और घूमती फिरती। एक शाम वो दोनों बाइक पर बैठे बातें कर रहे थे। आरती उसके पीछे बैठी थी, अपने दोनों हाथ राघव के सीने पर रखे हुए थे, अपना सिर उसके कंधे पर रखकर वो कह रही थी कि राघव, मैं खुद को दुनिया सबसे खुशनसीब लड़की समझती हूँ जिसने एक इतने बिगड़े हुए लड़के को सुधार दिया। बस अब जैसे ही हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो मैं एक अच्छी सी कंपनी में बाबा से कहकर तुम्हारी जॉब लगवा दूंगी और उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी। राघव मुस्कुराता हुआ उसकी इन बातों को सुन रहा था। तभी आसमान पर बादल घिरने लगे। पहले तेज तूफान आया और उसके साथ ही बारिश शुरू हो गई थी। उस समय वे दोनों जिस जगह पर मौजूद थे वहां आसपास पेड़ थे, इक्का दुक्का ही गाड़ियां आ जा रही थीं। बाकी इलाका सुनसान था। तेज बारिश में बाइक चलाना मुश्किल हो रहा। बादलों की गरज से आरती को डर भी लग रहा था। वो कहने लगी, राघव बाइक रोक दो, मुझे डर लग रहा है। राघव बाइक को सड़क के किनारे रोक चुका था। उस वक्त वहां उन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। राघव जैसे ही बाइक से उतरा, उसने पीछे खड़ी आरती को देखा तो उसका दिल मचल उठा। वो बिना पलके झपकाए आरती को देखने लगा। आरती ने उस वक्त शिफॉन का पर्पल रंग का फ्रॉक पहना हुआ था। बारिश में लगातार भीगने की वजह से उसके वजूद से चिपकता ही जा रहा था और उसके वजूद की रौनकें धीरे धीरे साफ हो रही थी। राघव की नजरों को अपने वजूद पर टिक देखकर आरती ने उसे घूरते हुए कहा था, राघव के बच्चे क्या देख रहे हो? वो उसके जरा करीब आया और अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर कहने लगा, उस हुस्न को देख रहा हूँ जो इस बारिश में और भी हसीन हो गया है। चिंगारी तो आरती के दिल में भी भड़क उठी थी। बजाय राघव को रोकने के वो भी उसके करीब हो गई थी। उसने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख दिए थे। वहां बादल गरज रहे थे, बारिश भी हो रही थी और वे दोनों पूरी तरह भीग रहे थे। जब जज्बात के हाथों में खुद को सौंपते हुए दोनों एक दूसरे के और भी करीब होने लगे। राघव उसका चेहरा अपने हाथों में थाम चुका था और फिर धीरे धीरे अपने होठ उसके नाजुक अनारी होठों के करीब ले जाने लगा। इससे पहले कि दोनों के बीच कुछ होता, दूर से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और एक झटके से आरती उससे अलग हो गई थी। ये तो उसके पापा की गाड़ी थी जो सड़क के बीचों बीच अपनी गाड़ी खड़ी कर कर बाहर निकल चुके थे। आरती को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो यूं भी पकड़ी जाएगी। पास आते ही उसके पापा ने एक जोरदार थप्पड़ राघव के मुंह पर मारा और बोले, क्या कर रहे हो तुम मेरी बेटी के साथ, लोफर कहीं के? और तुम इस सड़क छाप लड़के के साथ सड़क के किनारे खड़े होकर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हो। आरती के पापा ने गुस्से में एक थप्पड़ उसके भी मुंह पर दे मारा था और फिर उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगे। राघव उन्हें रोकने की, समझाने की कोशिश करने लगा। मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ।
प्लीज़ उससे कुछ मत कहिए। मगर गुस्से से भरे हुए वो आरती को अपने हाथ साथ ले जा चुके थे। कहने लगे, अगर दोबारा आरती के करीब भी नजर आए तो फिर देखना तेरा क्या हाल करता हूँ। वे आरती को घसीटते हुए गाड़ी में बिठाकर निकलकर उसकी माँ के कदमों में गिरा चुके थे। आरती की माँ भी घबरा गई थी कि बेटी के साथ क्या कर रहे हो, क्या हुआ है। गुस्से से बोले, तुम्हारी बेटी सड़क के किनारे एक आवारा लड़के के साथ जिस हालत में मिली है ना, बाप होने के नाते मैं बयान भी नहीं कर सकता। यही परवरिश की है तुमने। आज से इसका यूनिवर्सिटी जाना बंद है। इससे पहले कि ये अपनी जवानी के हाथों मजबूर होकर मुझे और बदनाम करे, मैं इसे अपने घर से रुखसत करना चाहता हूँ। अब इसकी शादी होगी और ये रुखसत होकर जाएगी। मैं इसे और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से मेरा मुंह काला हो। आरती रोते हुए अपनी माँ को सच्चाई बता रही थी और अपने पापा से भी कह रही थी, पापा मैं राघव से शादी करना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। राघव के अलावा मैं किसी और मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती। मगर उसके पापा उसे अपना फैसला सुना चुके थे। अगर तुमने राघव का नाम भी लिया ना तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगा, खुद भी जहर खा लूंगा, तुम्हारी माँ को भी जहर दे दूंगा और अपने खून से दीवारों पर लिख जाऊंगा कि मेरी मौत की वजह मेरी इकलौती बेटी आरती है। वो बिल्कुल चुप हो चुकी थी। कमरे में उसे बंद कर दिया गया था। अगले ही शाम एक अमीर बिजनेसमैन का लड़का अपनी फैमिली के साथ आया जो काफ़ी अरसे से आरती से शादी का दावा कर रहा था। आरती को ज़बरदस्ती तैयार करके उनके सामने लाकर बिठा दिया गया था, मगर वो बुत बनी बैठी थी। एक नज़र उठाकर आरती ने जब देखा तो सामने बैठे उस लड़के को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ये लड़का कहाँ से शरीफ लग रहा था। अमीर जरूर था मगर लंबे बाल जो कंधों तक आ रहे थे, आंखों में जो हवस भरी हुई थी, देखकर आरती का वजूद ही कांप गया था। उसके पास से तो सिगरेट की बदबू भी आ रही थी। वो तो कहीं से भी शरीफ नहीं लग रहा था, बल्कि अपने बाप के पैसों पर पूरी अय्याशी करने वाला था। मगर उसके पापा के दोस्त का बेटा था, इसलिए आरती के पापा को उसमें ये सारी कमियां भी खूबियों की तरह ही लग रही थी। रिश्ता पक्का हो चुका था। कहने लगे, हम इसी महीने शादी करना चाहते हैं। और आरती के पापा भी ये कहते थे। फौरन सब कुछ तय हो गया था और शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। हर तरफ रौनकें ही रौनकें बिखरी हुई थी। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था और अपने कमरे में बैठी आरती लगातार रो रही थी कि अब क्या होगा। इस बीच एक भी बार राघव ने आरती से बात करने की कोशिश नहीं की थी, ना ही वो कहीं मिला था। आरती के दिल में ख्याल आने लगे कि क्या राघव को उससे प्यार था भी या नहीं, या फिर उसके पिता के डर से वो अपनी मोहब्बत भुला चुका है। कई तरह के सवाल उसके जहन में आ रहे थे, मगर वो तो अपने दिल में राघव को पूरी तरह बसा चुकी थी। हल्दी मेहंदी मायनों सब रस्में निभाई जा रही थी। वो दिन भी आ गया जब उसे दुल्हन बनाकर बिठा दिया गया था। कुछ देर बाद बारात आने वाली थी, मगर पहले 1 घंटा बीता, फिर 2, यहाँ तक कि बाकी समय भी गुजर गया, लेकिन अभी तक बारात का कोई नामो निशान नहीं था। बार बार फ़ोन पर कॉल आ रहे थे। मेहमान पूछ रहे थे कि अभी तक बारात क्यों नहीं आई। आरती के माँ बाप भी बहुत परेशान थे। बार बार लड़के वालों को कॉल कर रहे थे। पहले तो कॉल ही नहीं उठाई गई थी, फिर कुछ देर बाद सीधे बारात को लेकर वे शादी हॉल में पहुंच गए थे। ढोल धमाके और आतिशबाजियों के साथ आरती को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह निकल रही हो। उसके दिल की हर धड़कन राघव को ही पुकार रही थी। जब दूल्हे के सेहरे में छुपा कर लाया गया तो उसकी कदकाठी देखकर आरती के पिता को कुछ शक हुआ। कहने लगे कि मानव की हाइट इतनी तो नहीं है, ना ही वो बॉडी बिल्डर है। ये चेहरे के पीछे कौन लड़का है। एकदम से दूल्हे के माँ बाप के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वे तुरंत उन्हें एक तरफ ले गए और हाथ जोड़कर रोने लगे। अपनी पगड़ी उतारकर आरती के पिता के कदमों में रख दी। कहने लगे कि हम माफ़ी चाहते हैं, मगर ऐन वक्त पर हमारा बेटा शादी से इनकार कर चुका है। आप जैसे अमीर आदमी को हम धोखा कैसे दे सकते थे, इसलिए हमने अपने दूसरे बेटे की शादी आपकी बेटी से करवाने का फैसला किया है। इनकार मत कीजिएगा, वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। बाहर सब लोग बैठे थे और बार बार शादी की रस्में शुरू करने को कह रहे थे। आरती के पिता कुछ समझ ही नहीं पाए थे, इसलिए जो हो रहा था उसे होने दी। आरती लगातार रो रही थी और चेहरे में छुपा हुआ वो शख्स भी
उसके आंसुओं को देखकर थोड़ा परेशान हो गया था, मगर जैसे ही दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में आया तो आरती को एक करंट सा महसूस हुआ। वो उस छुअन को महसूस कर सकती थी, पहचान सकती थी। जब शादी हो गई और सब बड़ों के आशीर्वाद लेने भी पहुंचे तो सेहरा उठ चुका था, जहां आरती के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान और हैरानी फैल गई थी। वो उसके माँ बाप के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि ये तो राघव था, राघव दादा, आरती की मोहब्बत, जो अब उसका पति बन चुका था। आरती के पिता तो अपना चेहरा देखते ही रह गए थे कि ये लड़का तो लावारिस था, फिर इतने अमीर और बड़े आदमी की औलाद कैसे हो सकता है। उस वक्त वहाँ मेहमान मौजूद थे, इसलिए वो कुछ कह भी नहीं पाए। जैसे ही धीरे धीरे सब मेहमान वहाँ से चले गए और आरती ने रोते हुए राघव से इस बारे में पूछा तो वो हंसते हुए कहने लगा कि मैं सुधरा जरूर था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। मगर तुम्हारे बाप ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं फिर से वही राघव दादा बन जाऊं। तुम्हारे होने वाले दूल्हे को मैंने ही अगवा किया था और उसके माँ बाप को धमकी दी थी कि अगर अपने बेटे को जिंदा और सही सलामत देखना चाहते हो तो चुपचाप मेरे प्लान का हिस्सा बनो, वरना 1 घंटे बाद तुम्हारे बेटे के टुकड़े पार्सल करके तुम्हारे घर के दरवाजे पर मिलेगा। बस इसी वजह से मैं आराम से तुम्हारा पति बनकर आज तुम्हारे साथ बैठा हूँ। खुशी के मारे आरती तो राघव के गले लगकर रोने लगी थी। आरती के पिता सच्चाई जानने के बाद बहुत कुछ कहना चाहते थे, मगर जब अपनी बेटी को खुश देखा और पूरे परिवार के सामने राघव को अपने दामाद मान ही चुके थे तो अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। गुस्से में कहने लगे कि अगर तुमने मेरी बेटी को जरा भी तकलीफ दी तो बहुत बुरा अंजाम होगा। ना चाहते हुए भी उन्होंने अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया था और वो दुल्हन बनकर राघव के फ्लैट में पहुंच चुकी थी। दोनों पढ़े लिखे थे, आगे पढ़कर कहीं ना कहीं राघव उस मुकाम तक पहुंच ही जाता जहां पर आरती का पिता उसे स्वीकार कर लेता। मगर उसे इस बात की खुशी थी कि उसने अपनी मोहब्बत पाली थी। जब अपनी बेटी को उन्होंने खुश देखा तो आरती के पिता ने भी राघव को अपना दामाद मान ही लिया था। उन्होंने अपनी नई कंपनी खोली जिसका सीईओ राघव को ही बनाया गया था और कुछ ही महीनों में वो बिजनेस को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दिलवा चुका था। वहीं दूसरी ओर आरती और राघव की जिंदगी में खुशियां लौट आई थीं। दोनों हर रात एक दूसरे की बाहों में यादगार बनाते और हर सुबह एक नई शुरुआत करते थे। अक्सर आरती बैठकर सोचती कि उसकी मोहब्बत का असर था कि उसने राघव जैसे गुंडे को सुधार दिया था। क्या होता अगर राघव सुधरता ही नहीं और वैसे ही बुरा बना रहता? क्या होता अगर उसके बाप के डर से राघव ने पूरा प्लान बनाकर उसके साथ शादी न करता? तो आज उसकी जिंदगी कितनी अलग होती। मगर फिर एक गहरी सांस लेकर वो अपना सिर राघव के कंधे पर रख देती, क्योंकि वो खुद को दुनिया के सबसे खुशनसीब लोगों में से एक मानती थी जो अपनी मोहब्बत पा लेते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।